जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में तो हमने डिस्कशन की थी। आइए ज़रा प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी जी इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर तक। हम स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस कर रहे थे और स्पीड ऑफ साउंड में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी मीडियम से जब साउंड गुजरता है तो उसकी स्पीड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। हम लोगों ने लेप्लेस करेक्शन को देखा, हम लोगों ने न्यूटन्स फार्मूला को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब हम पढ़ें जी फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। हम लोगों ने प्रीवियसली ये बात डिस्कस की थी कि अगर किसी मीडियम में से साउंड पास कर रहा हो और प्रेशर को ज़्यादा कर दें या कम कर दें तो साउंड की स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ temperature on the speed of sound and what is the effect of moisture on the speed of sound। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला फाइनल किया था बाय लेप्लेस करेक्शन, और वो ये है v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी ओवर रो। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम इसी फॉर्मूला से लिख देते हैं कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आप समझ लें कि बात है कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि जो स्पीड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। याद रखिएगा, ये किसी सिंगल गैस या सिंगल मीडियम के लिए वैलिड नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझें, प्रीवियसली अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक ही मीडियम का प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर के कम करने से डेंसिटी भी कम हो जाती है। यानी कि प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट है। अगर आप प्रेशर डबल कर देंगे डेंसिटी डबल हो जाएगी, प्रेशर हाफ कर देंगे डेंसिटी हाफ हो जाएगी। इसी वजह से साउंड की स्पीड पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं था। लेकिन अब यहां पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कब बनी, ये बात बड़ी अहम है। ये प्रोपोर्शनैलिटी हमने तब बनाई है जब हम गामा को सेम रखते हैं, प्रेशर को सेम रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। याद रखें, ये रिलेशन एक सिंगल गैस, एक सिंगल मीडियम के लिए वैलिड नहीं। ये कब वैलिड है, किस तरह वैलिड है, अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं कि इट इज वैलिड फॉर two different gases, for two different gases at same temperature and pressure and having same value of gamma। ये बात बड़ी अहम है, सेम वैल्यू ऑफ गामा। देखें, इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिख के दी, तो इस बात को आपको समझना होगा कि डियर स्टूडेंट्स ये बात बड़ी अहम है। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है और एक्चुअली उन्हें ये बात पता नहीं होती कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या है। अब मैंने ये लिख तो दिया कि ये रिलेशन सिंगल गैस के लिए वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है, जब हमारे पास दो गैसेस होंगी जिनका टेम्परेचर सेम मेंटेन किया जाए, जिनका प्रेशर सेम रखा जाए और दोनों का गामा सेम हो। गामा सेम होने का मतलब है कि या तो दोनों मोनोटॉमिक हो या दोनों डायटॉमिक हो, तब जाके ये प्रोपोर्शनैलिटी बनती है। तो आइए जरा इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। फर्स्ट करें जी, एक चैम्बर है मेरे पास और इस चैम्बर में हमारे पास क्या है, लेट से ऑक्सीजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है। इसी तरह से एक और चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है H2। तो आई हैव टू चैम्बर्स। अब देखें, यहां पे बात समझने वाली है। इस चैम्बर का प्रेशर भी मैंने P मेंटेन किया, इस चैम्बर का यहाँ प्रेशर भी मैंने P मेंटेन किया, इसका टेम्परेचर भी T है और जितना इसका टेम्परेचर T मेंटेन किया इसका भी टेम्परेचर T मेंटेन किया। O2 डायटॉमिक, H2 डायटॉमिक। तो अलहदा अलहदा से ग्लास चैम्बर्स लिए, दोनों का प्रेशर P मेंटेन किया, दोनों डिफरेंट चैम्बर्स में डिफरेंट गैसेस हैं, सेम प्रेशर पे सेम टेम्परेचर पे और दोनों का गामा भी क्या है, सेम। अब आप कह सकते हैं कि इस केस में आप लिख सकते हैं
कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर मैं इन दोनों में साउंड की स्पीड को डिस्कस करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन to that of speed of sound in oxygen. Obviously it will be inverse ratio of densities, density of oxygen divided by density of hydrogen. अब डेंसिटी आप किससे निकाल सकते हैं? मोलर मास से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर मोलर मास की बात की जाए, क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो कि डायटोमिक है, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा 32, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय। हाइड्रोजन की बात की जाए तो नीचे आएगा जी 2, और अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है जी, रेशो 1 आप कह सकते हैं। तो ये बनेगा जी 4:1। अब यहाँ से एक और बात समझ आ रही है कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4:1। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस इज 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस। मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें साउंड की स्पीड ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, बात समझ आई है? ये मैंने आपको पूरी इसकी थ्योरी इसलिए समझाई कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये एक सिंगल गैस सिंगल मीडियम के लिए ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है? फॉर 2 डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ गामा। फर्ज करें जनाब, आप में से एक बच्चा कहता है सर अगर दोनों गैसेस का गामा सेम ना हो तो याद रखें फिर ये ऊपर न्यूमरेटर में गामा भी आएगा। फिर मुझे लिखना पड़ेगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा ओवर रो डेंसिटी। आई होप सो बेटा ये बात समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ जी, ये लो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करो यहां मैं ले लेता हूं हीलियम, हीलियम ले ली यहां पे, और यहां पे आप हाइड्रोजन ही ले लो। अब हीलियम देखोगे तो मोनोटॉमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है। अब दोनों का गामा डिफरेंट है, तो अब रेशो में गामा भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे ये वैल्यूज लिखी थी लेकिन फिर बता देता हूं वर्बली, जरा सुन लीजिए। जो मोनोटॉमिक गैस होती है उसका गामा 1.67 होता है। जो डायटोमिक होता है, डायटोमिक गैस होती है उसका 1.40 एज पर योर टेक्स्ट बुक। और जो पॉलीएटॉमिक होती है, ठीक है, उसका 1.29 होता है, ठीक है बेटा। आइए अब जरा ये पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये एक ही मीडियम की बात हो रही है, ठीक है जी। एक ही मीडियम में अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कर दें, ठीक है, और फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स इसको किस तरह से हम लोगों ने करना है जरा देखिएगा। पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, उसके मुताबिक देखा जाए तो इतनी बड़ी डेरिवेशन कौन देखता है। आइए आपको जरा एक और तरीकेकार बताता हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये देखें, हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का एक्चुअली जो फॉर्मूला करेक्ट किया था वो ये था, गामा पी ओवर रो। इज दैट क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स? अब एक काम करते हैं, काम ये करना है कि आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही है डेंसिटी, तो ऊपर गामा पी एज इट इज रहेगा, नीचे डेंसिटी की जगह लिख दीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिख सकता हूं ना बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, गामा पी वी, वी फॉर वॉल्यूम ओवर एम। बोले इज दैट क्लियर? अब पी वी किसके बराबर होता है? ये देखिएगा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पी वी है ये किसके बराबर है? ये बराबर है एन आर टी के। गॉट इट? तो जहां मुझे पी वी लिखा हुआ नजर आएगा मैं वहां पे क्या लिखूंगा? एन आर टी। इसका मतलब ये हुआ कि इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं फर्दर आगे चलूं तो मैं यूं लिख सकता हूं, देखें, गामा एज इट इज, और ये जो पी वी है, पी वी की जगह क्या लिख दूंगा? एन नंबर ऑफ मोल्स आर टी डिवाइडेड बाय एम। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो
तो स्पीड v एज इट इज, ये आ जाएगा गामा एज इट इज। अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखना है, गिवन मास, ये देखें गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखा। फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर आ जाएगा जी आर टी, और डिनोमिनेटर में क्या है स्मॉल m, तो ये स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, और रिलेशन फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट गामा आर टी ओवर m। जी डियर स्टूडेंट्स बताइए ये वाला रिलेशन समझ आया कैसे डिराइव हुआ है। अब एक ही गैस की बात करें तो एक ही गैस का जाहिर सी बात है जी मोलर मास तो कांस्टेंट रहेगा, आर पहले ही जनरल गैस कांस्टेंट है, और एक ही गैस का गामा भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि अब मैं लिख सकता हूं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी टेम्परेचर। जी बात समझ आई। चलें अब यहां से हम रेशो भी बना सकते हैं। रेशो क्या बना सकते हैं, आइए जरा इसको देखते हैं। v1 ओवर v2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 ओवर T2। अगर एक ही मीडियम का मैं टेम्परेचर T1 सेट करता हूं तो तब मैं साउंड की स्पीड को ऑब्जर्व करता हूं v1 है। अगर उसी मीडियम का कांस्टेंट प्रेशर पे मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूं, T1 से बढ़ा के T2 कर देता हूं, और अब आपसे पूछता हूं कि साउंड की स्पीड क्या होगी, तो ये वाला आप कॉम्बिनेशन या ये कंपैरिजन या ये जो मैंने रेशो का एक्सप्रेशन लिखा है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये याद रखिए। दूसरी बात, अगर मैं पंजाब की टेक्स्ट बुक की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, और वो रिलेशन ये था Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू टी। ये भी बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है, आइए ज़रा इस बात को समझते हैं। लेकिन ये वाली बात समझाने से पहले मैं आपको दो बातें समझाऊंगा, और आप उन चीज़ों को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि आज के बाद जब कभी छोटे टी की बात करेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल लेटर की, तो इट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं कैपिटल टी की बात करूँगा तो इट इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है या ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके अंदर हमारे पास जो टी है वो कैपिटल है, ये देखें दिस इज कैपिटल टी, तो ये कौन सा टेम्परेचर हुआ, दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। लेकिन अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे ये टी आ रहा है, और ये बात भी याद रखनी है कि ये टी एक्चुअली राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर। राइज का मतलब होता है चेंज, ये बात बड़ी अहम है। बहुत से बच्चे इस टी को शायद एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझते हैं कि शायद ये कोई एक सिंगल वैल्यू है, तो ये बात याद रखें कि दिस इज नॉट ए सिंगल वैल्यू, दिस टी इज बेसिकली द राइज इन टेम्परेचर और द चेंज इन टेम्परेचर। और अगली बात आप लोगों ने ये भी याद रखनी है कि डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन स्केल का जो चेंज होता है ये बराबर होते हैं। अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 100 केल्विन। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों स्केल्स के जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो इक्वल हैं, इस वजह से उनका चेंज भी सेम है। अच्छा, ये वाला रिलेशन फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं, अहम हैं, ज़रा देख लीजिए। इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ T डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड की स्पीड है ये किसके बराबर होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड V0, ये होती है 332 प्लस, और आगे 0.61 है, तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आसानी के लिए 0.61 है तो 1 को इग्नोर कर दें, आप इसे 0.6 से कर लिया करें। और ये जो टेम्परेचर है ये राइज है। तो आइए आपको बताता हूं कि इसका MCQ आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, इस एक्सप्रेशन से MCQ इस तरीके से बनता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा यहाँ पे सोचता है कि सर ने तो कहा था कि ये तो टेम्परेचर का चेंज है, राइज है, तो भाई वो टेम्परेचर का चेंज या राइज हमने 0 से लिया है। ये T का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इस T का मतलब है 20 माइनस 0 फिर 20 आया है, ठीक है। तो ये राइज या चेंज है, तो वो राइज या चेंज किस रेफरेंस वैल्यू से लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस से लिया है। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन याद रखिएगा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ टेम्परेचर की छोटी वैल्यू पे सही कैलकुलेशन करेगा।
अगर आपको याद हो, आपने एफएससी में पढ़ा हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन से डिराइव किया था, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज किया था, और वहां पे आप कहते थे निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स, याद है? मैंने बोला जी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टी की जगह 20 लिख दोगे और बाकी एक्सप्रेशन से सॉल्व कर दोगे, ठीक है? तो ये सिर्फ टेम्परेचर, क्या खान साहब आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 माइनस 0 तो 20 ही होता है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्चुअली टेम्परेचर का चेंज है, इस बात को समझें, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना माने। कैलकुलेशन में तो यहां 20 माइनस 0 20 ही रह जाएगा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि ये राइज इन टेम्परेचर है, और राइज क्या होता है? चेंज होता है टेम्परेचर का। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस से रेफरेंस के तौर पे बात हो रही है, तो 20 माइनस 0 20 रहता है, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं कन्विंस क्या कर रहा हूं खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप उस 20 को एब्सोल्यूट वैल्यू ना मानो, वो एक्चुअली चेंज है। क्लियर? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए नहीं ना होगा, ये इक्वेशन डिराइव ऐसे नहीं हुई, वो 20 माइनस 10 नहीं होगा, वो इस तरीके से सवाल देगा 10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड इतनी है, 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड कैलकुलेट करें। तो आज के बाद जो फॉर्मूला यूज करना है, जो मैं रिकमेंड करता हूं वो यही है कि ये वाला यूज करें, इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है? अब इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? फर्ज करें जी क्वेश्चन आ गया आपको, एट व्हाट टेम्परेचर speed of sound in air is 2 times of its speed at 10 डिग्री सेल्सियस। जी प्यारे बच्चों, बात समझ आई है कि वो कहना क्या चाहता है? ये बेसिकली पंजाब की टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल है। इस क्वेश्चन को हम लाजमी डिस्कस करते हैं क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आइए ज़रा पहले मैं इसके मीनिंग्स आपको क्लियर करता हूँ। वो बेसिकली ये कहना चाहता है आपसे कि 10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जितनी भी स्पीड एग्जिस्ट करती है, होगी कोई ना कोई वैल्यू। कहता है उस स्पीड का डबल किस टेम्परेचर पे हो सकती है? 10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड का डबल किस टेम्परेचर पे हो जाएगी? वैसे तो इसे एक्चुअली सॉल्व किया जाए तो इस रिलेशन से सॉल्व किया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करोगे तो थोड़े से 3 4 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेंथी हो जाएगा। तो नॉर्मली इसका एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, और इसका शॉर्टकट ये है कि आज के बाद जब कभी इस तरह का क्वेश्चन करना हो तो उसका शॉर्टकट ये है, फाइनल टेम्परेचर जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इट इज n स्क्वायर इनिशियल टेम्परेचर। और आप देख सकते हैं T कैपिटल है, यानी केल्विन स्केल की बात हो रही है। तो अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस है तो मैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करूंगा, 10 + 273 जो कि 283 हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या बना, मुझे लिखना पड़ेगा फाइनल टेम्परेचर, और याद रखें इस फॉर्मूला से जो फाइनल टेम्परेचर निकलेगा दैट इज इन केल्विन स्केल। डबल की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है, 2 टाइम्स की बात करेगा n की वैल्यू 2, 3 टाइम्स की बात करेगा n की वैल्यू 3, 4 टाइम्स की बात करेगा n की वैल्यू 4। 2 टाइम्स की बात की तो मैं यहां पर लिखूंगा जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10, लेकिन ये कैपिटल T है तो मुझे इस 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन में। तो मैं क्या करूंगा 10 + 273 करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स केल्विन स्केल में ये आपके पास 283 केल्विन बन जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं 283 और अब इसे फर्दर सॉल्व करूं तो फाइनल टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड इन केल्विन
ये बनेगा जी 4 मल्टीप्लाइड बाई 283। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 283 है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1132 केल्विन। ठीक है जी, ये 1132 केल्विन आ गया। अगर मैं इसे डिग्री सेल्सियस में करना चाहता हूं तो स्टूडेंट्स मैं इसको यूं कर लूंगा फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। बस करना ये है 273 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मैं लिखूंगा 1132 माइनस 273, तो इट विल बी योर फाइनल टेम्परेचर 859 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक और चीज स्टूडेंट्स, एक होती है ड्राई एयर और एक होती है मॉइस्ट एयर। ठीक है जी, मॉइस्ट एयर जिसे आप नमी वाली हवा कहते हैं, ड्राई एयर खुश्क हवा। ठीक है, तो अब इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर को डिस्कस करने जा रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, ये चीज एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेटेड है, इसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फिजिकली लॉजिक भी हम दे के समझा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर बताएं, ये ज्यादा होती है कि कम होती है? Density of moist air is less than the density of dry air. इसी वजह से डेंसिटी का और स्पीड का आपको पता है इनवर्स रिलेशन है, तो मैं लिखूंगा जी स्पीड ऑफ साउंड इन एम ए का मतलब है मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन डी ए मीन्स ड्राई एयर। देखें, बात बड़ी सिंपल है। अगर आज के बाद डेंसिटी का पता लगाना हो ना, तो डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर के यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर कर लें, मतलब दोनों का सेम वॉल्यूम कंसीडर कर लें, तो दोनों के सेम वॉल्यूम में जिसके ज्यादा मास एग्जिस्ट करता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिसके कम मास एग्जिस्ट करता है उसकी डेंसिटी कम है। इज दैट क्लियर? तो ये यहां से हमने ये वाला रिजल्ट निकाला हुआ है। जाहिर सी बात है, जब यूनिट वॉल्यूम में वाटर या मॉइस्चर ऐड होगा तो वो, या तो आप वैसे भी जानते हैं कि एयर के अंदर बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन N2 है और O2 है। ठीक है जी, तो यूनिट वॉल्यूम में वाटर जब अपनी जगह बनाएगा तो वो या तो नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा या ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। दोनों सूरतों में जो रिमेनिंग्स रह जाते हैं आप उनका मोलर मास जमा करके देख लें, तो मोलर मास जमा करके भी मास ड्राई एयर के मुकाबले में कम ही रहता है, इसलिए डेंसिटी क्या होती है? कम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब साउंड की भी बात की जाती है, क्योंकि हम साउंड को पढ़ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज साउंड हमारे पास कितनी तरह का होता है? हम 3 तरह के साउंड को डिस्कस करते हैं। एक जी होता है ऑडिबल, और एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है अल्ट्रासोनिक। तो आइए जरा आप डिस्कस करते हैं। साउंड 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है, उसे कौन सा साउंड कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक। ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है, ये इंसान नहीं सुन सकते ना, पर्टिकुलरली डॉग इसे सुनता है। और एक होता है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है वो साउंड, ऐसा साउंड जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडिबल। इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज हो सकती है, यानी इंसानों के लिए जो सेफ फ्रीक्वेंसी रेंज है। इंसान यानी कि हम 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकते। एक चीज़ और है, और उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक इस तरह का ऐसा साउंड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर बात की जाए, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो, उसे क्या कहते हैं? बोले, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अब फिर बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी बेहतरीन बात है, अगर इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक तीनों साउंड वेव्स हैं,
तीनों तरह के साउंड्स अगर एयर में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है किसी सोर्स ने पैदा किया, ये भी किसी सोर्स ने पैदा किया, ये भी किसी सोर्स ने पैदा किया, मान ले, फर्ज कर ले, और एक ही मीडियम के हैं, एक ही मीडियम के अंदर हैं, तो एक ही मीडियम में इन तीनों की स्पीड सेम होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीड तब चेंज होनी है जब मीडियम चेंज हो। तो अगर इंफ्रा, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक एक ही मीडियम में है तो उनकी स्पीड चेंज नहीं होनी। तो एक ही मीडियम में रहते हुए मैं कहूंगी जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मैं ये कह दूंगा स्पीड रहती है प्यारे बच्चों सेम। इस वजह से फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का रिलेशन क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है जी। अब ये जो आपके सामने, इनमें से वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ का कौन सा हुआ, इंफ्रा। तो मैं है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा हुई, इंफ्रा, यस। तो लैम्डा ऑफ इंफ्रा is greater than lambda of audible is greater than lambda of ultrasonic। इस चीज को भी याद रखें। पंजाब की टेक्स्ट बुक पे ना साइड पे एक इंफॉर्मेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी रेंजेस की बात की गई है कि डॉग कितना सुन सकता है, कैट, बैट, डॉल्फिन। उस सबको जरा बस एक दफा नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू के लिए देख लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर एक ही मीडियम में 2 वेव्स, ठीक है जी, मिनिमम कितनी वेव्स हो, 2 वेव्स हो, मिनिमम 2 वेव्स, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हूं और ओवरलैप कर लें। दोबारा सुनिए, 2 वेव्स हैं हमारे पास, एक ही मीडियम के अंदर मौजूद है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, एफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते जाते मीडियम के किसी एक पॉइंट पे ओवरलैप कर लेती हैं, सुपरपोज कर लेती हैं। तो उनकी वजह से क्या चीज मिलेगी हमें, इंटरफेरेंस। तो उन दोनों वेव्स का जो फिनोमिना परफॉर्म होगा उसे इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर तो साउंड वेव्स हैं तो जाहिर सी बात है हमें इंटरफेरेंस साउंड की मिलेगी, अगर लाइट वेव्स हैं तो इंटरफेरेंस लाइट की मिलेगी। लाइट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक से 2-3 डायग्राम्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको जस्ट अंडरस्टैंड करना है और उनके अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ ये बात समझनी है कि अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे, एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पे गिरे, एक वेव का ट्रफ दूसरी के ट्रफ पे गिरे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। और याद रखें इसमें जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो बेसिकली ऐड हो जाते हैं। और इसी तरह से एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे और एक का ट्रफ दूसरी के क्रस्ट पे फॉल करे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। ये जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, लेफ्ट साइड पे डायग्रामेटिक एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उस एक्सप्लेनेशन को आपने जरा बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। एक ही मीडियम में 2 वेव्स हों, दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम हो, सेम डायरेक्शन में जाएं, ओवरलैप करें तो इंटरफेरेंस होगी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें लाउडर साउंड सुनाई देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब एक ही मीडियम के अंदर 2 वेव्स जो किसी जगह पे जाके मीट करें, मिलें, सुपर इम्पोज कर लें, तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। यानी आप इसे कहते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि 2 वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है अगर ये क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो फिर क्रस्ट पे गिरेगा, ट्रफ पे गिरेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर साउंड वेव्स की बात की जाए तो लाउडर साउंड सुनाई देगा। और अगर ऐसा हो कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे फॉल कर रहा है तो फिर एक ही मीडियम के अंदर 2 वेव्स
ट्रैवल करती करती मीडियम के किसी एक सिंगल पॉइंट पे पहुंची होंगी और वहां पे उन्होंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 दे दिया होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, साउंड की बात की जाए नो साउंड विल बी हियर्ड, तो वहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हम कह सकते हैं द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ओवरलैपिंग साउंड वेव्स will be odd integral multiple of half wavelength। चेक कीजिए, हाफ वेवलेंथ उसी तरह लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लेकिन क्या है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये है जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन, और ये किसके लिए है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको आपने इन डिटेल तो नहीं देखना, लेकिन जस्ट नो हाउ होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। अगर एक ही मीडियम के अंदर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, सेम डायरेक्शन में जाते हुए ओवरलैप करेंगी, तो ये बेसिकली बीट्स के पैदा होने की कंडीशन है। बीट्स है क्या, बीट्स बेसिकली एक ऐसा साउंड है जिसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, ठीक है जी। वाइब्रेट नहीं कह सकते, चले आप में से कोई बताएं बीट्स के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हैं। द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, इसे बीट्स कहते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स बाय टू सुपरपोजिंग waves of slightly different frequencies moving in the same direction, ठीक है जी। बीट्स के बारे में जस्ट आइडिया। और तीसरी चीज जो कि सबसे अहम है, जिसकी एमडीकैड में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे और इन डिटेल पढ़ेंगे, वो ये है कि मिनिमम दो वेव्स हों हमारे पास और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली क्या हो, सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों वेव्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आए। एक इस डायरेक्शन में जा रही हो, एक ही मीडियम में, एक इस डायरेक्शन में जा रही हो और मीडियम में जाते जाते किसी एक पॉइंट पे जब इनका टाकरा हो, ये सुपरपोज करें, ठीक है जी, ओवरलैप करें, तो ये बेसिकली स्टेशनरी वेव के पैदा होने की कंडीशन है। स्टेशनरी वेव्स एक्चुअली स्टैंडिंग वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करवाती। स्टेशनरी वेव के लूप्स बन जाते हैं, उन लूप्स के अंदर एनर्जी स्टक हो जाती है, उन लूप से बाहर नहीं निकल सकती। इज दैट क्लियर? तो एक ही मीडियम के अंदर दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते जाते ओवरलैप करेंगी तो उनकी ओवरलैपिंग से जो न्यू वेव बनेगी उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। और स्टेशनरी वेव बेसिकली कुछ इस तरह की होती है। वैसे तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि स्टेशनरी वेव किस तरह की होती है। ऐसी होती है जी स्टेशनरी वेव, दिस इज स्टेशनरी वेव, ठीक है जी। स्टेशनरी वेव के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, उन्हें बोला जाता है नोड। तो ये जो मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं, दे आर नोड्स। और स्टेशनरी वेव के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, उन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या चले नीचे वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट। नोड एक पॉइंट है, एंटी नोड एक पॉइंट है। एंटी नोड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? जी हाँ जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा तो सोनिक बूम पैदा होता है। सोनिक बूम एक्चुअली एक शॉक वेव है, हाई प्रेशर वेव है, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिससे एयर बस्ट होती है और आवाज़ आती है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन यूट्यूब पे बड़ी ज़्यादा मौजूद है, प्लीज़ आप उसे देखिए, आप सुनिए, मेरे बताने से ज़्यादा ये आपको देख के क्लियर हो जाएगा। और उसे ही हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव करता है। सर जी आपने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड जब हमारे पास दो गैसेस सेम टेंपरेचर प्रेशर पे होंगी तब डेंसिटी इनवर्स आएगी, इसका रिलेशन इनवर्स में आएगा। इसलिए सर आपने जो मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर का बताया, तो सर जब हम स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं रेयर और डेंसर मीडियम में, तब हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। तो इसको कैसे सर हम कहेंगे? वो दोनों गैसेस थोड़ी हैं, वो तो डिफरेंट मीडिया की बात हो रही है। एक एयर है, एक वाटर है। लेकिन सर ये इसके अंदर भी तो हम ये स्पीड ऑफ साउंड को बता रहे हैं कि मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, वो भी एक मैकेनिकल टिप है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड की एक मैकेनिकल टिप है, इसके अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई दोनों ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, दोनों का प्रेशर सेम मेंटेन किया है, ये बात सुनने वाली है। दोनों का प्रेशर सेम मेंटेन किया है, सबसे पहली बात।
उसके बाद दोनों के गामा सेम है, फिर हमने डेंसिटी वाली बात की है। इसमें डेंसर रेयर का चक्कर ही नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ये माइनर होता है। 1.29 एयर की होती है, इसकी जी 0.8 समथिंग होती है, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और ये मैं यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से बता रहा हूं आपको। बात समझ आई? वहां पे तो मीडियम ही चेंज हो जाता है ना। तो ये तो दोनों है ही गैसेस, एयर ही है ना। देखो इतना इस चीज को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं बड़ी सादा सी बात बताता हूं। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना, उन्हें मटेरियल मीडियम चाहिए, उन्हें पार्टिकल्स चाहिए जो आगे डिस्टर्बेंस को लेके चल सकें या आगे डिस्टर्बेंस को प्रोपेगेट करवा दें। सिंपल बात करता हूं, जिस मीडियम के पार्टिकल्स की पैकिंग क्लोज होगी ना, जो एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो वो पार्टिकल्स थोड़े टाइम में जल्दी आगे डिस्टर्बेंस भेज देंगी, स्पीड ज़्यादा। और जिन मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की पैकिंग लूज है, क्लोज नहीं है, पार्टिकल ज़रा डिस्टेंस पे हैं, फासले पे हैं, खुद सोचें कि इस पार्टिकल से डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल तक पहुंचाते हुए टाइम नहीं लग जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। ये मैंने इसके बारे में ना 2-3 चीज़ें बताई हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि देखें, आप किसी ज़माने में ना एफएससी में इस फॉर्मूला को डिराइव किया करते थे, Vt = V0 + 0.61 × T। ये एक्सप्रेशन बेसिकली डिराइव करते हैं और इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन एक जगह पे जाके लगती है, जिसमें वो पावर आती है √ की 1/2, वो पावर आप शुरू में ला के मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। और जब आप आज वैसे अपनी कोई की बुक खोलें, इसकी डेरिवेशन भी देखें और उसमें आप चेक करें, जब वो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता है ना, तो वहाँ पे कहता है इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। इसका मतलब ये है कि हमने हायर ऑर्डर्स को निगलेक्ट कर दिया और फिर जाके ये इक्वेशन डिराइव हुई है। तो अब जो दिल करे वो टेम्परेचर यहाँ पे पुट करके साउंड की स्पीड नहीं निकलेगी, वेरी कर जाएगी। आप टेम्परेचर बहुत को बढ़ा लेंगे ना, बहुत बढ़ा लेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन कोई और वैल्यू दे रहा होगा और ये वाला फॉर्मूला कोई और वैल्यू दे रहा होगा, वो डिफरेंस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं इसको कम यूज करें, इसको ना यूज करें, यही यूज करना है। और एक और चीज मजे की बताता हूं, चलें अब आपने पूछा है तो सुने। ये है जी 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड 0.61 × T, ये भी ओवरऑल स्पीड ही है। स्पीड में ही स्पीड ऐड होगी, इसलिए लेफ्ट साइड पे भी स्पीड आई है। तो 0.61 कांस्टेंट है, लेकिन इसके यूनिट्स हैं 0.61 × T। आप इसको जरा स्पीड के बराबर कर लें, आपके पास 0.61 के यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ बाकी बच्चे? जी बेटा। सर जब हम किसी इनपुट सिग्नल का वेव बनाते हैं तो क्या इनपुट सिग्नल का वेव बनाते हैं? मतलब जैसे हमने लिया था जहाँ पे हम एसी को डीसी में बना सकते हैं। अच्छा चलो AC DC पे चले गए, चलो बोलो, ठीक है आगे। वेव की बात कर रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज दी थी हमने और नीचे नीचे नेगेटिव प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, ये जो आपने तरीका पढ़ा है ना, फर्ज करें चलें कोई वेव, चलें ये एक, इसमें से एक वेव कंसीडर कर लें। ये तो वैसे स्टेशनरी बनाई हुई है मैंने, एक वेव पिक कर लें। ये वेव को रिप्रेजेंट करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। और वो जो आप बात कर रही हो ना वोल्टेज की, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली पोलैरिटीज़ हैं। वो मैंने खुद बनाई है, समझने के लिए ये वेव ऐसे बनाई हुई है। वो जो वेव है वो साइन कर्व है। वो साइन कर्व क्यों है? क्योंकि वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा V = V0 sin ω d, साइनोसॉइडल वोल्टेज।
तो वो जो वोल्टेज है वो साइनोसोडियली वेरी करता है, इसलिए उसको हम साइन वेव के तौर पे बनाते हैं। और मीन लेवल से जो ऊपर होता है हम उसे कहते हैं कि इट इज़ द पॉजिटिव पोलैरिटी, और जो मीन लेवल से नीचे होता है हम कहते हैं जी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है वो ऑसिलेट करता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, और डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो उसको इसके साथ कंपेयर ना करें, उसकी तो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, ये तो हम लोगों ने समझने के लिए खुद बनाई हुई है। मुझे इस वेव की इक्वेशन दिखाएं है कहीं पे आपकी बुक में? तो दिस इज जस्ट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। क्या बात समझ आई? अब एक और मजे की बात है, स्टेशनरी वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते, नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। और एक जो सिंगल वेव बनती है उसके नोड और एंटी नोड नहीं होते, उसके क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रस्ट पॉइंट है, ट्रफ पॉइंट है, ठीक है। मीन लेवल से रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्रस्ट, जो नीचे की तरफ है वो ट्रफ। ओके, यस सर। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगला लेक्चर कोई बच्चा मिस ना करे, बहुत अहम लेक्चर है। स्टेशनरी वेव्स इन सटराइज्ड स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन ओपन एंड ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, ये इकट्ठा डिस्कस होगा। तो आप प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट मिस दैट लेक्चर, लाइव सुनिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अल्लाह हाफिज।